नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय न्यायपालिका के दो ऐसे ऐतिहासिक फैसलों की जिन्होंने सिर्फ कानून की किताबों को ही नहीं बल्कि हमारे सोचने के तरीके को भी हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो मामले हैं जिन्होंने पर्यावरण और बेजुबान जानवरों की सुरक्षा को एक बहुत मजबूत आवाज दी। देखिए, दो बहुत ही बुनियादी सवाल हैं जो आज के हमारे विश्लेषण के केंद्र में हैं और इन्हीं के जवाब छिपे हैं दो असाधारण अदालती मामलों में। ये हमें दिखाते हैं कि न्याय की परिभाषा, आप जानते हैं, वक्त के साथ कैसे बदलती है, कैसे और ज्यादा जिम्मेदार बनती है। तो हमारा पहला मामला हमें ले जाता है राजस्थान के बिछड़ी गांव, एक ऐसी जगह जहां एक भयानक पर्यावरणीय तबाही हुई और फिर न्याय के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई। ये सिर्फ प्रदूषण नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरे इकोसिस्टम का, एक पूरी पारिस्थितिकी का विनाश था। ये मामला था इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन यानी ICLA बनाम भारत संघ का। हुआ ये कि कुछ इंडस्ट्रीज ने बहुत ही खतरनाक केमिकल्स को गैर जिम्मेदाराना तरीके से बस जमीन में छोड़ दिया और नतीजा, बिछड़ी गांव एक जीते जागते जहरीले संकट का सेंटर बन गया। इसका जो असर हुआ वो बहुत ही विनाशकारी था। इन उद्योगों ने एचिक एसिड जैसे जहरीले कचरे को, पता है, सीधे जमीन में डाल दिया। अब सोचिए, पानी पीने लायक नहीं रहा, खेत पूरी तरह बंजर हो गए और लोगों की जिंदगियां बीमारियों और लाचारी से भर गईं। ये सच में एक धीमी गति से हो रहा नरसंहार था। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी तबाही की जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? क्या इंडस्ट्रीज ये कहकर बच सकती हैं कि भाई हमारे पास इसे ठीक करने के लिए पैसे नहीं हैं, या फिर कानून को इसका कोई ठोस जवाब देना होगा? और बस इसी सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा सिद्धांत सामने रखा जिसने सब कुछ बदल दिया। देखिए, इससे पहले तक क्या होता था कि कंपनियां अक्सर कानूनी दांवपेच का सहारा लेकर बच निकलती थी, लेकिन अब आया द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। इसका मतलब एकदम सीधा और सरल है। जिसने गंदगी फैलाई है वही उसकी सफाई का पूरा खर्च उठाएगा, और सिर्फ सफाई ही नहीं, पर्यावरण को उसकी पुरानी हालत में लाने और जो पीड़ित हैं उन्हें मुआवजा देने का भी। इस फैसले की ये एक लाइन सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि कोई भी कंपनी ये बहाना बना ही नहीं सकती कि उसके पास पैसे नहीं हैं। पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा है उसकी जिम्मेदारी पूरी है, बिना किसी शर्त के। बस इस एक बयान ने औद्योगिक जिम्मेदारी के सारे नियम हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे मामले पर। यहां टकराव था संस्कृति और संवेदना के बीच, और सवाल था जानवरों के अधिकारों का। ये मामला था जल्लीकट्टू का, तमिलनाडु की एक सदियों पुरानी परंपरा जिसे संस्कृति और वीरता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इसे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने अदालत में चुनौती दी और ये केस बना पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराज। तो यहां अदालत के सामने एक सीधा टकराव था। एक तरफ सदियों से चली आ रही एक सामाजिक परंपरा और दूसरी तरफ संविधान की नैतिकता जो जीवन और गरिमा के अधिकार की बात करती है। सवाल बिल्कुल सीधा था, क्या परंपरा के नाम पर क्रूरता को सही ठहराया जा सकता है? कोर्ट के सामने जो सबूत रखे गए वो वाकई परेशान करने वाले थे। ये कोई खेल नहीं था, ये साफ साफ जानवरों पर अत्याचार था। सांडों को भड़काने के लिए उनकी आंखों में मिर्च डाली जाती थी, उन्हें शराब पिलाई जाती थी और यहां तक कि उनकी पूंछ तक तोड़ दी जाती थी। और ये सब हो रहा था सिर्फ मनोरंजन के नाम पर। और इसी के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संविधान के आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार की एक बिल्कुल क्रांतिकारी व्याख्या की। देखिए, पहले इस अधिकार को सिर्फ इंसानों के लिए समझा जाता था, लेकिन कोर्ट ने एक इकोसेंट्रिक यानी पारिस्थितिक नजरिया अपनाया। इसका मतलब है कि इंसान और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस जुड़ाव में जानवरों को भी गरिमा के साथ जीने का पूरा हक है। अदालत का ये बयान इंडियन लॉ में एक मील का पत्थर बन गया। इसने एकदम साफ कर दिया कि जानवर कोई चीज नहीं है, उनका भी सम्मान होता है और उन्हें बिना किसी वजह के तकलीफ से बचाने का अधिकार है। इस एक फैसले ने, कह सकते हैं, भारत में बेजुबानों को एक कानूनी आवाज दे दी। तो इन दो फैसलों ने मिलकर न्याय की परिभाषा को आखिर कैसे बदल दिया, वो भी हमेशा के लिए। चलिए इसका सार समझते हैं। तो यहां हम इन दोनों मामलों का निचोड़ देख सकते हैं। एक तरफ बिछड़े गांव के मामले ने प्रदूषणकर्ता भुगतान करेगा का नियम लागू किया, जिससे इंडस्ट्रीज सीधे तौर पर जवाबदेह बनी, और दूसरी तरफ जल्लीकट्टू मामले ने जीवन के अधिकार का दायरा इंसानों से आगे बढ़ाकर जानवरों तक पहुंचा दिया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन दोनों मामलों ने मिलकर भारतीय कानून की सोच को ही बदल दिया। कानून की सुरक्षा का छाता अब उन पर भी आ गया जो खुद बोल नहीं सकते,
हमारा पर्यावरण और हमारे साथ रहने वाले बेजुबान जानवर। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर जानवरों को अधिकार मिल सकते हैं तो क्या प्रकृति के दूसरे हिस्सों को, जैसे कि नदियां, जंगल या पहाड़, क्या उन्हें भी एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया जा सकता है ताकि वे खुद अपनी रक्षा कर सकें? ये एक ऐसा विचार है जो न्याय की सीमाओं को और भी आगे बढ़ाने की चुनौती देता है।